हेलो दोस्तों। तो चलो आओ आज डिस्कस करते हैं कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम, जिसको शॉर्ट में सीएसपी भी बोला जाता है। ये जो प्रॉब्लम है ना, मल्टीपल एआई एप्लीकेशंस का हार्ट है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। तो ठीक है, ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम बोलती क्या है कि ऐसी कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जहां पर उनको सॉल्व करना होता है और उनमें कोई ना कोई कंस्ट्रेंट लगा होता है, ठीक है। और उन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करने के बाद ही आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं कि सपोज आपने कुछ गेम्स होते हैं ना, जैसे आपने सुडोको खेला होगा, ठीक है। सुडोको में क्या होता है कि एक 9x9 का ग्रिड या 5x5 का ग्रिड दे दिया होता है, और उसमें आपकी कंडीशन क्या होती है कि गिवन अ नंबर, अगर किसी एक पर्टिकुलर ग्रिड में आपने प्लेस कर दिया है तो पर्टिकुलर रो, कॉलम और डायगोनल में फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ना, एक तरह का कंस्ट्रेंट हुआ। और आपने एक अपने इंजीनियरिंग टाइम पर एक और एल्गोरिदम कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम सुनी होगी कि मैप कलरिंग प्रॉब्लम। इस मैप कलरिंग प्रॉब्लम में क्या बताया जाता है कि सपोज आपको एक स्टेट दिया हुआ है और उसमें मल्टीपल सिटी, मतलब एक कंट्री का मैप दिया हुआ है और उसमें जो स्टेट्स हैं वो इस तरह से डिवाइडेड है, और आप इसको इस पर्टिकुलर कंट्री के मैप को कलर करना है सच दैट नो टू एडजेसेंट स्टेट शुड हैव द सेम कलर। मतलब कि दो स्टेट्स के बीच का कलर सेम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ रेड कलर फिल कर दिया है तो यहाँ ग्रीन, यहाँ ब्लू, समथिंग लाइक दिस। और ये जो डोमेन, तो ये इस तरह का होता है। और इसमें और भी अलग अलग क्वेश्चन प्रॉब्लम्स है, जैसे एंड क्वींस का प्रॉब्लम है, क्रिप्ट अरिथमेटिक का प्रॉब्लम है। तो इसके मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। सो ये बेसिकली कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम जो है ना, ये बनती किस तरह से, अगर आपको सपोज कोई भी एक प्रॉब्लम दे दी जाए और आपको उसको फॉर्मुलेट करना है सीएसपी के फॉर्म में, तो बेसिकली किस तरह से होगी फॉर्मुलेशन। तो सीएसपी की जो सीएसपी की जो प्रॉब्लम है ना, वो तीन उन पर डिपेंड करती है, कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती है। पहला कंपोनेंट होता है वेरिएबल, दूसरा कंपोनेंट होता है कंस्ट्रेंट, और तीसरा कंपोनेंट होता है डोमेन। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर सपोज मुझे ये जो मैप कलरिंग प्रॉब्लम है, अगर इसको मुझे सीएसपी के फॉर्म में फॉर्मुलेट करना है, तो यहां पर ये वेरिएबल क्या हो जाएंगे, तो मैं आपको बताता हूं। तो आपके ये वेरिएबल हो जाएंगे यहां पर स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, अप टू सपोज 10 स्टेट्स हैं, यहाँ 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये स्टेट 7 तक ये आपके वेरिएबल हो गए। अब यहां कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट आपको दिया हुआ है कि नो टू स्टेट्स एडजेसेंट स्टेट शुड हैव द सेम कलर। सेम कलर की दो एडजेसेंट स्टेट्स नहीं होनी चाहिए। अब ये कलर मतलब ये, लेकिन ये कलर कितने हैं, तो वो जो कलर है ना, वो बेसिकली आपका डोमेन कहलाएगा कि आपको कितने कलर के ऑप्शन दिए हुए हैं। सपोज मैंने यहां पर आपको 3 कलर के ऑप्शन दिए हुए हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये आपका प्रॉब्लम जो है ना, स्टेटमेंट फॉर्मुलेट हो गया किसके लिए, मैप कलरिंग प्रॉब्लम के लिए। अब आपको बस और क्या करना है, अब आपको इसके लिए कोड करना है, पहला ऑप्शन है। या फिर अगर आपको जैसे कोड करना हुआ तो कोड होगा, या फिर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आपको ये पर्टिकुलर चीज जो है ना, आपको फॉर्मुलेट करना बहुत आना चाहिए, अदरवाइज आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये डायरेक्टली नहीं दिया गया होगा।
ठीक है, एक डायग्राम बना दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि सॉल्व दिस मैप कलरिंग प्रॉब्लम गिवन दिस पर्टिकुलर डायग्राम हैविंग कंस्ट्रेंट नो टू स्टेट्स हैव द सेम कलर। तब आपको अगर ये करते नहीं बना, कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में डिड्यूस करते नहीं बना, तो आपको ये सॉल्व करते नहीं आएगा। अब इसके बाद यहां पर जो वेरिएबल्स होते हैं, हाँ, आपके ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, इन वेरिएबल्स में कंस्ट्रेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं और ये जो कंस्ट्रेंट है हर वेरिएबल पर अलग अलग तरह से वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फन एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। सपोज कि आप क्लास मॉनिटर हैं और आपको आपकी क्लासेस में 60 बेंचेस हैं और अराउंड 120 स्टूडेंट्स हैं और आपको उन बेंचेस पर बेंच में 2 स्टूडेंट्स को बिठाना है, ठीक है, बैठाना है। अब यहां पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एक स्टूडेंट आया, उसने आपको बोला कि मैं इस क्लास की किसी भी बेंच में बैठ जाऊंगा लेकिन मैं फर्स्ट बेंच में नहीं बैठूंगा। ऑब्वियसली वो बैक बेंचर होगा, पढ़ना नहीं चाह रहा होगा, ठीक है। तो उसने बोला कि मैं फर्स्ट बेंच पर नहीं बैठूंगा, बाकी आप सारी बेंच पर मुझे बिठा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे किसी भी स्टूडेंट के साथ बिठा दो, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, आई विल सिट विथ एनीवन। तो यहां पर ये जो स्टूडेंट आया ना, ये है यूनरी वेरिएबल, ये यूनरी वेरिएबल है और उसका कंस्ट्रेंट क्या है, जो सिर्फ उसी पर अप्लाई हो रहा है, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रेंट टाइप जो है यूनरी वेरिएबल पर वर्क कर रहा है। अब 2 स्टूडेंट आए, ठीक है, क्लास के बाहर लड़ाई लड़ लिए होंगे, तो नाउ दे आर सेइंग कि आप हमको, क्लास मॉनिटर को बोल रहे हैं कि आप हमको क्लास में कहीं भी बिठा दो, किसी भी डेस्क में बिठा दो, सब चल जाएगा, लेकिन मुझे ये दूसरे स्टूडेंट के साथ मत बिठा लो। सपोज एक स्टूडेंट का नाम जॉन है और दूसरे का मैरी है, दोनों ने लड़ाई लड़ ली, तो नाउ दे आर सेइंग कि मैं जॉन के साथ, मैरी कह रही है कि मैं जॉन के साथ नहीं बैठने वाली और जॉन कह रहा है मैं मैरी के साथ नहीं बैठने वाला। तो ये जो वेरिएबल हो गए जहां पर एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है ना, और ये कंस्ट्रेंट है, यहां पर क्या है कि दे विल नॉट सिट टुगेदर, तो ये जो है कंस्ट्रेंट हुआ बाइनरी वेरिएबल के ऊपर। अब तीसरा वेरिएबल टाइप जो है मल्टी वेरिएबल। अभी ये क्या हुआ, अब ऐसे समझो कि एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, 4-5 स्टूडेंट्स का, वो उन्होंने लड़ाई लड़ ली बाहर क्लास के, है ना, 4-5 लड़के हैं क्लास के, उन्होंने आपस में लड़ाई लड़ ली। अब वो क्लास के अंदर आ रहे हैं लेक्चर अटेंड करने, वो क्लास मॉनिटर से कह रहे हैं कि तुम हमको कहीं पर भी बिठा दो, ठीक है, हम कहीं पर भी बैठ जाएंगे, बट हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे। सपोज ये 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, तो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 एंड स्टूडेंट 5। तो ये कह रहे हैं ये 5 स्टूडेंट्स हम कहीं भी बैठ जाएंगे लेकिन हम एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं बैठेंगे। समझ रहे हैं आप कि अब कंस्ट्रेंट हो गया, हम एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं बैठेंगे। आप सपोज S1 को अगर फर्स्ट डेस्क में बिठा रहे हैं तो S2 सेकंड में नहीं आ सकता, S3 सेकंड में नहीं आ सकता, अगर और S4 भी सेकंड में नहीं आ सकता, फर्स्ट में नहीं आ सकता। तो ये जो कंस्ट्रेंट लगा ना, ये कहलाता है मल्टी वेरिएबल कंस्ट्रेंट, है ना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है। मल्टीपल प्रॉब्लम्स इस पर ही बनती हैं। अभी देखो मैं आपको बताता हूं, ये तो एक फन वे में एग्जांपल हो गया था। अभी जैसे यहां पर देखो, ये जो R है ये बाइनरी वेरिएबल का कंस्ट्रेंट है कि ये जो पर्टिकुलर सपोज स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो ये जो S1 जो है ना, ये बाइनरी वेरिएबल कंस्ट्रेंट लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि S1 का कलर जो है मैप कलरिंग में S2 के इक्वल नहीं हो सकता और S3 के इक्वल नहीं हो सकता, है ना। और सपोज अगर एक स्टेट यहां पर है तो ये यूनरी वेरिएबल है ना, सपोज ये दिस एसिड, और ये यूनरी वेरिएबल बोल देता है कि आप मुझे कोई भी कलर कर दो बट रेड कलर नहीं, तो ये यूनरी वेरिएबल हो जाता आपका।
और यहां पर ये जो S4 है ना आपका, S4 जो है वो मल्टी वेरिएबल कंस्ट्रेंट बता रहा है। क्यों? क्योंकि वो S2 के साथ भी कनेक्टेड है, S5 के साथ भी कनेक्टेड है, S6 के साथ भी कनेक्टेड है, एंड S3 और हाँ बस ये इतने इनके साथ कनेक्टेड है। सॉरी, S2, S4, S6 एंड S5 के साथ कनेक्टेड है। तो ये इतनी पर्टिकुलर उसके साथ कनेक्टेड है, तो ये मल्टी वेरिएबल हो गया। 3 पर्टिकुलर अलग अलग स्टेट्स के साथ इट इज कनेक्टेड, तो ये मल्टी वेरिएबल कंस्ट्रेंट हो गया। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, सॉरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो बहुत ही फेमस है और आपके मल्टीपल एग्जाम्स में आती है, वेदर इट इज अ यूनिवर्सिटी एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसको क्या बोलते हैं? क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम। और ये क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम क्या होती है? क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम कहती है कि आपको कुछ इंग्लिश लेटर्स दिए होते हैं विच आर कंप्लीटली यूनिक, और आपको उन पर्टिकुलर लेटर्स को, यूनिक लेटर्स, एक इंडिविजुअल यूनिक डिजिट असाइन करनी है, सच दैट कंस्ट्रेंट क्या है? नो टू लेटर्स, नो टू डिफरेंट लेटर्स, नो टू डिफरेंट letters should have same value। ये आपका कंस्ट्रेंट है। अब क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम ये बोलती है, ये उसका कॉन्सेप्ट है। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि सपोज आपको एक क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम दे दिया, तो आपको इसके जो 3 पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं, वेरिएबल, डोमेन एंड कंस्ट्रेंट्स। अच्छा, किसी किसी टेक्स्ट बुक में आपको v की जगह x भी दिखाया जा सकता है, ठीक है ना? ये x से भी रिप्रेजेंट होता है किसी किसी पर्टिकुलर बुक्स में। तो अभी इस पर्टिकुलर, जैसे सपोज यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने, सेंड प्लस मोर इज इक्वल्स टू मनी। ये आपको एक क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम दे दी गई है और बोला गया है कि आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वैल्यूज फाइंड करना है कि पर्टिकुलर लेटर की क्या क्या वैल्यूज होंगी। तो अभी आपको इसको फॉर्मुलेट करना है। तो देखो, यहां पर वैल्यू क्या, वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे? ऑल शुड बी यूनिक लेटर्स। तो अभी यहां पर देखो ध्यान से, क्या है आपके? S, E, N, D, M, O, R और कोई है Y। ये आपके लेटर्स दिए हुए हैं, है ना? यूनिक लेटर्स, SENDMORY। फिर उसके बाद आपको डोमेन दी हुई है कि इनको यूनिक डिजिट्स असाइन करनी है, और यूनिक डिजिट्स जो हैं वो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये यूनिक डिजिट्स हैं। और कंस्टेंट क्या है? नो टू डिफरेंट लेटर्स शुड हैव सेम वैल्यू। तो ये हो गया आपका क्या? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, है ना? आप जब आप इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आपको ये बनना चाहिए। ये अगर नहीं बना तो आप क्वेश्चन आगे आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो अभी देखो, ये आपका ये फॉर्मुलेट हो गया, प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो गया VDC के फॉर्म में। आप इसको चाहे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पेक्ट में इस तरह से याद कर सकते हैं कि 3 कंपोनेंट होते हैं VCD। पुराने टाइम पे VCD जो होता था ना कि वीडियो प्लेयर की जो वो होती थी, डिस्क होती थी, उनको VCD बोला जाता था। तो
हम लोग तो एग्जाम टाइम पर वीसीडी के थ्रू ही उनको याद करते थे कि सीएसपी के लिए वीसीडी की जरूरत होती है। तो आप भी इस तरह से याद कर सकते हैं कि सीएसपी नीड्स वीसीडी। अब यहां पर चलो आगे बढ़ते हैं। सो सेंड प्लस मोर इज इक्वल्स टू मनी, आपको सॉल्व करना है। बेसिक यहां पर क्या दिया हुआ है, अजम्पशन है कि आपको, अब ये सेंड है प्लस मोर, मतलब ये 4 डिजिट के। नाउ आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और आप यहां से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं से मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो देखो सेंड प्लस मोर मनी लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है, 4 डिजिट की वैल्यू को सिग्निफाई कर रहा है। ये भी 4 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है, और यहां पर इनका एडिशन जो है सेंड प्लस मोर का, ये क्या कर रहा है, 5 डिजिट की वैल्यू को शो कर रहा है। आपको ऐसा इक्वालिटी सॉरी आपको ऐसा असाइनमेंट बताना है यूनिक लेटर्स पे, यूनिक डिजिट्स का, कि उनको ऐड करने के बाद क्या होगा, आपका जो 5 लेटर का जो मनी वर्ड बनेगा ना, उसका एडिशन जो होगा, उसका जो असाइनमेंट होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली किसके होगा, इनके। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अभी सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि मिनिमम आपका 4 डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 बार ऐड करने पर 5 डिजिट का आपका नंबर बनेगा। तो देखो कितना है, 5000 मिनिमम है। 5000 को आप ऐड करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, 10,000, है ना। और मैक्सिमम 2 डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर है, सॉरी मैक्सिमम 4 डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 बार ऐड करने पर 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो आप फाइंड आउट करो, तो क्या है 9999, यही है ना मैक्सिमम 4 डिजिट का नंबर। इसको 2 बार जब आप ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा, 1999, यही बनेगा ना, है ना। तो यहां पर यही मैक्सिमम नंबर है, 5 डिजिट का बनेगा, ठीक है। 10,000 से 1998 का आप बना सकते हो। समझ में आ रहा है आपको। अब यहां पर एक एनालॉजी देखो आप ध्यान से, क्या हो रहा है कि यहां पर आपको एक वैल्यू क्या दिख रही है कि आप मिनिमम 4 डिजिट का नंबर लेके 5 डिजिट का बनाने का ट्राई करोगे तो आपको हमेशा 5th डिजिट जो है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है, वो क्या मिल रही है, हमेशा 1, है ना। तो अभी देखो सेंड प्लस मोर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो इस एनालॉजी को ध्यान रखना। आपको हो सकता है कि 3 डिजिट का, जैसे 2 प्लस एक क्वेश्चन और बनता है इसके ऊपर, 2 + 2 4, तो यहां पर भी आपको एनालॉजी समझ में आना चाहिए कि 500 मिनिमम होगा एंड 999 मैक्सिमम नंबर होगा। तो आपका हाईएस्ट नंबर जो होगा 1000 की सीरीज में बनेगा, है ना। 1000 से 1998 के बीच में बनेगा। तो जो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो क्या बन रही है, 1। आप ये मत सोचिएगा कि 2 + 2 4 है, तो ये f को अगर आपने 0 कर दिया तो ये मतलब असाइनमेंट सही हो जाएगा, नहीं। ये जो 4 लिखा हुआ है या फिर जो मनी लिखा हुआ है, यहां पर 5th डिजिट होनी ही चाहिए। अगर आप ऐसे लिख देंगे 5 डिजिट का, आपने ऐसे बना दिया 01579, तो ये तो 4 डिजिट का ही हुआ ना, आप तो ये 0 अननेसेसरी लगा रहे हैं। यहां पर आपको 1 शो ही करना पड़ेगा, तभी ये 5 डिजिट के ट्रू रिप्रेजेंटेशन होगा। 11,000 को आप यहां पर 0 से नहीं शो कर सकते। तो आप समझे। अब इससे क्या समझ में आया एनालॉजी से, कि सेंड प्लस मोर जो मनी के लिए दिया हुआ है ना, सेंड प्लस मोर मनी, इसमें एम क्या होगा, एम तो हमेशा आपका 1 रहेगा। अगर आपने एम यहां पर 1
फाइंड आउट कर लिया, तो ये वाला m भी क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 1 हो जाएगा। अच्छा एक बात और, आपको एग्जाम में सेंड प्लस मोर इक्वल्स टू मनी डायरेक्ट क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम इस तरह से लिख कर दिया जा सकता है, या फिर अगर आपको एग्जामिनर या फिर इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है ना, तो दूसरा रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट ये है, ठीक है। और आप यहां पर कंफ्यूज मत होना कि 1000 क्या लिखा हुआ है, 10,000 m क्या लिखा है, 100 n, और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। नो, ये कंफ्यूजन के लिए है। ये बस आपको यहां पर ये बता रहा है कि d जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है ना, और n जो है आपका 10th प्लेस वाला डिजिट है, और s जो है वो 1000 सीरीज वाला डिजिट है, नथिंग एल्स। ये और कुछ नहीं बता रहा है आपको। तो ये दो तरह के रिप्रेजेंटेशन आपको दिए जा सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अभी अब चलो, आपको समझ में आया, यहां पर ये है। एक आपको और चीज है, जब आपने 9999 को ऐड किया था, 1,998 बना था। तो यहां पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब आप ऐड कर रहे हैं तो यहां पर पॉसिबल कैरीज बन रही हैं, तभी तो ये कैरी जब होगी, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद 1 को जनरेट करेंगी। तो इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि ये कैरी जो है C1, C2, C3, किसी किसी बुक में X1, X2, X3 इस तरह से भी लिखी होती है, ठीक है। हमको ये रिप्रेजेंटेशन से मतलब नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट से मतलब है कि यहां पर कैरी भी जनरेट होंगी, है ना। और कैरी कुछ भी हो सकती है, सपोज जैसे 5000 प्लस 5000 में 10,000 बना था, और यहां पर कैरी क्या थी आपकी, जीरो जीरो, यहां पर जीरो थी, वो तो फाइनल यहां पर एक कैरी बनकर आ रहा था, है ना। तो यहां पर कैरी आपकी आइदर या तो जीरो होगी या तो 1 होगी, ये इररिस्पेक्टिव है। आपके असाइनमेंट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। सो यू शुड नॉट थिंक कि अरे कैरी भी तो यूनिक होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। बट आपको यहां पर असाइनमेंट करना है। अब देखो, मैं आपको इसको फास्ट सॉल्व करने का ट्राई करता हूं। इसके लिए मल्टीपल मेथड्स हैं, आपको बताया गया होगा, आई गेस फॉरवर्ड चेनिंग होता है, ठीक है, और एक दो मेथड्स और भी होती हैं जहां पर मोस्ट कंस्ट्रेंट वेरिएबल या लीस्ट कंस्ट्रेंट वेरिएबल का यूज किया जाता है। बट अभी यहां से देखो, आपने m की वैल्यू ये तो पता चल गया कि 1 हो गई, ये फिक्स हो गया, तो ये m आपका क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसके बाद m को अगर आपको यहां पर 1 पहुंचाना है, तो इतना तो पता चल गया कि s की वैल्यू मिनिमम 8 या 9 होगी। ऐसा क्यों, देखो s की वैल्यू 8 और 9 होगी ना, तभी कैरी जनरेट होगी। जब s की वैल्यू 8 होगी तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और जब 9 होगा तो हो सकता है एक पॉसिबल कैरी अगर आपके पास यहां से आ रही हो, ठीक है, C3 इक्वल्स टू 1 मैं लिख देता हूं। अगर यहां से एक कैरी आ रही है तो 8 प्लस 1 प्लस 1 10 हो जाएगा, तो आपका ये वो बन जाएगा। और हो सकता है कि अगर सपोज कैरी आपकी 0 आ रही है ना, आपकी कैरी 0 आ रही है, तो फिर s की वैल्यू क्या होनी चाहिए, s की वैल्यू 9 ही होनी चाहिए, है ना। s की वैल्यू 9 ही होना पड़ेगा, क्योंकि फिर हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस ये कैरी शो कर रहा है 1 और ये 0, तब ये 10 बनेगा। मैक्सिमम या तो 10 बन सकता है या तो 11 बन सकता है। 11 किस केस में बनेगा, 9 1 1, तो ये 11 बन जाएगा, है ना। तो ये समझ में आ रहा है कि इस तरह से आप डिड्यूस करेंगे कि s की वैल्यू, अब पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 8 और 9। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको अज्यूम करके चलना पड़ेगा, और कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। सपोज मैं यहां पर s की वैल्यू 9 लेता हूं, s की वैल्यू मैंने 9 पिक कर ली। अब देखो
ऐसा नहीं है कि आप 8 अज्यूम नहीं कर सकते, आप बिल्कुल 8 अज्यूम कर लीजिए और आगे की जो वैल्यूज हैं उसको सॉल्व करते चलिए। आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अभी देखो अगर ये 9 हुआ प्लस 1 हुआ, ठीक है, तो अब क्या होगा? 9 प्लस 1 10 होगा। यहां देखो ध्यान से, जब ये वाला 9 1 1 11 9 1 0 10, यहां पर ये जब हो रहा है, एस आपने क्या माना है? 9, एम को आपने माना है 1, ठीक है। अब इसके बाद जब एस और कैरी को मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, आपने अगर कैरी 1 लिया हुआ है तो ये 1 प्लस 9 प्लस 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओ को, ये दिख रहा है आपको, ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपने ये किया 1 प्लस 9 प्लस 1 तो ये ओ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये लेकिन आपने तो एम का असाइनमेंट क्या रखा हुआ है? 1, तो ये तो क्या हो गया? एम इज इक्वल्स टू ओ हो गया, m इज इक्वल्स टू ओ हो गया, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो इस वजह से ये आपको क्या पता चल गया कि कैरी यहां पर क्या है? नो कैरी, आपको यहां पर कैरी नहीं चाहिए। क्यों? ओ की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। मैक्सिमम एडिशन दिख रहा है ना, यही तो पॉसिबल मूव्स है, 910 या 911, है ना? तो यही तो पॉसिबल मूव्स है। तो उसके हिसाब से ओ की वैल्यू या तो 0 या तो 1 होगी या तो 0 होगी। अगर 1 हो गई तो m के इक्वल हो जाएगा और आपका असाइनमेंट गलत हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि आपकी ओ की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो क्या क्या असाइनमेंट हो गए अभी ध्यान से देखो, एस एम एन ओ। तो एस की वैल्यू हमने 8 और 9 चूज करी थी, एम 1 तो होगा ही होगा और 0 हम फिर किससे फर्दर आगे बढ़े थे? एस को 9 लेकर, तो ये एस क्या हो गया? 9, तो एम हो गया 0। अब देखो एम जहां जहां पर एम होगा वहां पर आप 1 पुटअप कर दो, जहां पर एस होगा वहां पर क्या पुटअप कर दो? 9 पुटअप कर दो, और जहां पर ओ होगा वहां 0 पुट कर दो। तो अभी देखो ये ओ क्या हो गया? 0, है ना? ठीक है, अब आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अब यहां पर देखो ओ 0 हो गया और इसके बाद एम और कहीं पर है क्या? नहीं है बिल्कुल भी। और एस है क्या कहीं पर? बिल्कुल भी कहीं पर नहीं है। तो अब आप इसके बाद आगे बढ़ोगे और इसके बाद आप असाइनमेंट करोगे। आप यहां पर ये वाला एडिशन देखोगे, EON वाला। अब यहां पर जब आप देखोगे तो ई के लिए कौन कौन सी वैल्यूज अवेलेबल नहीं है? ई के लिए 9 अवेलेबल नहीं है, 1 अवेलेबल नहीं है और 0 अवेलेबल नहीं है ना? तो ई जो है वो कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओ तो देखो 0 है, ई 0, तो ओ तो 0 है। अब एन की वैल्यू आपको यहां पर बनानी है। अब देखो अगर आपने ई की वैल्यू कुछ भी ली, जैसे सपोज करिए 3 एन, ये ई 3 है आपका और ओ जो है आपका 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 0 3 हो जाएगा। तो एन जो है आपका वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहां तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना? क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहां पर आपने क्या किया था? ई और एन, एवरी लेटर शुड हैव अ यूनिक वैल्यू। तो यहां पर ये ई और एन क्या है? सेम वैल्यू है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर हैज टू बी अ कैरी, एक कैरी की जरूरत है। समझ रहे हो आप? एक कैरी आपको यहां पर चाहिए ही चाहिए होगी। तो सपोज मैंने यहां पर कैरी तो आएगी ही आएगी, तो ये बन जाएगा कि एक तो ये हो गया,
ई की वैल्यू आपको असाइन करनी है और ओ की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, 0, और एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ना। अब यहां पर आपको एडिशन करना है। सपोज आपने कुछ भी ले लीजिए, 2 3 4, चलो 3 ले लेते हैं, ई की वैल्यू आपने 3 ले ली, तो ये क्या हो गया, 1 + 3 + 0 क्या हो गया, 4। ये हो सकता है ये हमारा सॉल्यूशन गलत भी हो सकता है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। या फिर हमने अगर सपोज ई की वैल्यू क्या ले ली, 4 ले ली, और तो क्या हो जाएगा, 1 + 4 = 5। तो अब क्या हुआ, उसकी वजह से ई की वैल्यू क्या आपने ली थी, 4, तो ई आपने यहां पर 4 पिक कर दिया, ओ आपका 0 है, एन आपका क्या बन गया, 5। चलो यहां लिख देते हैं, ई आपने किया है 4, एन को किया है 5। देखो ऑप्शन आपके पास बहुत रहेंगे, आई एम जस्ट ट्राइंग इट रैंडमली, कि जो भी रैंडमली हो सकता है मेरा आंसर आखिरी में जाकर गलत भी हो सकता है और या सही भी हो सकता है। अगर गलत हुआ तो मुझे मेरे वैल्यूज के असाइनमेंट चेंज करने होंगे, आप इस चीज को ध्यान रखना। और ये भी हो सकता है कि जो मैं असाइनमेंट अभी लेकर चल रहा हूं यही मेरी करेक्ट वैल्यू निकल कर आ जाए, ठीक है। तो चलो अभी n की वैल्यू 5 हो गई, e की वैल्यू 4 आपने अज्यूम कर ली, तो देखो अब n जहां पर भी होगा आप उसको क्या करोगे, n की वैल्यू को क्या कर दोगे, 5 कर दोगे, है ना। तो n और कहीं पर है क्या, नहीं, e लेकिन मल्टीपल प्लेसेस पर है, आपने e को क्या किया, 4 अज्यूम कर लिया। अब ये E4 हो गया, ध्यान से देखो, ठीक है। अब E4 होने के बाद आपने एक चीज नोटिस करी कि N हो गया आपका 5, E हो गया आपका 4, यहां पर कैरी चाहिए ही चाहिए आपको। क्यों कैरी चाहिए है, नहीं तो 4 + 0 हमेशा क्या सेम नंबर करेगा। तो आपको समझ में आया अब N और R के केस में कि इट शुड जनरेट 1 कैरी, 1 आना ही चाहिए। अब n आपका क्या है, यहां पर 5 है, तो r को क्या होना पड़ेगा, r को मोर देन 5 होना पड़ेगा, क्योंकि देखो r की वैल्यू 5 हो नहीं सकती है ना, क्योंकि n के इक्वल हो नहीं सकता। तो n के r के पास कौन कौन से ऑप्शन बच रहे हैं, 6 7 एंड 8। पहला, अगर कोई कैरी यहां पर नहीं होगी तो, लेकिन अगर कोई कैरी हुई तो आर के पास एक ऑप्शन और बन जाएगा, क्योंकि 5 + 4 + 1, सॉरी यहां लिखता हूं मैं, कैरी, तो 1 और n आपका 5 है और r अगर आपका 4 है, तो 1 + 5 + 4 क्या बन जाएगा, 0, 10 बन जाएगा ना, ये 10 बन जाएगा। तो दिक्कत क्या आ जाएगी, दिक्कत ये आ जाएगी आपने e की वैल्यू 4 मानकर चली है, लेकिन n और r का एडिशन आपने क्या बता दिया यहां पर, 0, है ना, n और r का एडिशन 0 बता दिया। तो यहां पर ये e का वैल्यू आप यहां क्या मेंशन कर रहे हो, 0, जो क्या बता रहा है आपको, गलत असाइनमेंट बता रहा है। तो अब आपको समझ में आया कि आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, r की वैल्यू 4 तो नहीं होगी भाई, है ना, r की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, r की यहां पर e = 4 मैंडेटरी है। जितना आपने अभी करंट असाइनमेंट बनाया है उसके हिसाब से आपको e की वैल्यू तो 4 मैंडेटरी है, अगर आप कैरी अगर आप 1 लेकर चल रहे हैं तो 5 हो गया। आप अगर कैरी 1 लेकर चल रहे हैं तो r की वैल्यू आप कितनी कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। तभी तो ये क्या होगा, 5 + 8 + 1 14 हो जाएगा। 14 जब होगा तो e की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब अगर देखो ये तो एक तरीका हुआ जब आपने कैरी = 1 लिया था, है ना, लेकिन अगर सपोज आपने कैरी = 0 ले लिया तो r की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, r की वैल्यू को 9 ही होना पड़ेगा, तभी वो 14 बनेगा और e की वैल्यू 4 हो सकती है। और अगर जब ये हुआ ना, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर r की वैल्यू 9 हो गई
और आपने S जो लेकर चला था वो तो 9 लेकर चला था, तो R और S क्या हो गए, कॉन्फ्लिक्टिंग हो गए, है ना, बाइनरी कंस्ट्रेंट लग गया आपका। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग होने की वजह से आपका पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया है कि यहां पर भी आपको कैरी लगेगी, यहां पर ये एन आर के केस में आपको कैरी लगेगा, है ना, कैरी लगेगी। तो अब आर की वैल्यू आपकी क्या हो गई, आर की वैल्यू हो गई आपकी 8। समझ में आया कैसे 8 हुई, है ना, 5 + 8 प्लस फर्स्ट प्लस 1 कैरी 14, ई की वैल्यू 4 बनेगी, और वो वाली कैरी कहां जाएगी आगे, इसमें यहां पर आएगी, इस तरह से चलेगी वो कैरी ऐसे, है ना। तो अभी आपको समझ में आया। अब आर जहां पर भी है आप सारी जगह 8 पुट अप कर दो, आर यहीं पर है तो सिंपल आर आपकी वैल्यू क्या हो गया, 8। अब आपके फाइनल असाइनमेंट कौन से बचे, डी एंड वाई, डी एंड वाई बचे हैं। और आपको एक चीज क्या देखना है कि आपको यहां पर कैरी चाहिए, इस वाली पर्टिकुलर लाइन पर कैरी चाहिए ना, कॉलम पर। तो आपको एक चीज क्या करनी पड़ेगी, मेक श्योर करनी पड़ेगी कि डी और ई का एडिशन क्या होगा, मोर देन मतलब इक्वल और मोर देन 10 होना चाहिए, है ना, 10 या 10 के ऊपर होना चाहिए। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर ये वैल्यू 10 हो गई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y = 0 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि o क्या है, 0 है ऑलरेडी। तो आपको समझ में आया कि वैल्यू 10 नहीं हो सकती, वैल्यू 11 नहीं हो सकती। 11 हुआ तो ये जो है ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला कॉलम, तो y 1 हो जाएगा, y 1 हुआ तो वो m के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा। तो अब कौन सी वैल्यू बची, 2, y2 अगर हुआ तो कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। तो पॉसिबल असाइनमेंट y का 2 हो सकता है, एक चीज। पॉसिबल असाइनमेंट 13 अगर हुआ तो किसी की वैल्यू 3 है क्या, अभी नहीं है। तो पॉसिबल असाइनमेंट y का 3 हो सकता है, y का असाइनमेंट 4 नहीं हो सकता, e से कॉन्फ्लिक्ट है, 5 नहीं हो सकता, n से कॉन्फ्लिक्ट है, c से सॉरी 6 हो सकता है क्योंकि उससे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, 7 हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना, हाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो ये पॉसिबल वैल्यूज हैं 2, 3, 6, 7 अभी। और e की वैल्यू तो मैंडेटरी यहां पर 4 है। अब आपको d के असाइनमेंट भी करने हैं, तो d जो है वो भी 2, 3, 6, 7 हो सकता है, क्योंकि ये अभी दोनों वेरिएबल जो है ना y एंड d, ये क्या है, अभी तक असाइन नहीं हुए कोई भी वैल्यू, तो यही पॉसिबल वैल्यूज हैं, है ना। अब देखो e तो 4 हो गया, आपको कोई ऐसा एडिशन सोचना है, यहां पर आपके पास कैरी नहीं है क्योंकि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। आपको कोई ऐसा एडिशन सोचना है जो यहां पर भी यूनिक बनाए, यहां पर भी यूनिक बनाए, और उसका जो एडिशन होगा वो पूरे एंटायर आपका जो दिया हुआ है ना लेटर्स के असाइनमेंट में यूनिक बनेगा। तो सपोज कोई भी एक वैल्यू पकड़ो, जैसे अभी अगर आपने 2 पकड़ा, 2 अगर लिया तो क्या होगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, कैरी जनरेट नहीं होगी, है ना। फिर आपने अगर 3 लिया, 3 + 4 7 हो जाएगा, कैरी जनरेट नहीं होगी, और आपको यहां पर कैरी मैंडेटरी है। 6 + 4 अगर आपने लिया तो 6 + 4 क्या होगा, 6 + 4 हो जाएगा आपका 10, और 10 अगर हुआ तो y हो जाएगा 0, तो आपका असाइनमेंट गलत हो जाएगा। तो 7 + 4 क्या होगा, अगर आपने d की वैल्यू 7 ली तो क्या हो जाएगा, 7 + 4 11 हो जाएगा, तो y का असाइनमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर ये गलत हो, m के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो आपको ये यहां पर दिख रहा है कि जो असाइनमेंट हो रहे हैं अब वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो रहे हैं हर बार, तो कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई मिस्टेक जरूर हो रही है आपके असाइनमेंट में। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपने जितना भी असाइनमेंट किया है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से चेक करना पड़ेगा कि कहां पर
आपको कौन सी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। अभी तक हमने जितना असाइनमेंट लिया था उसमें इतने सारे वेरिएबल्स तो असाइन हो गए थे, लेकिन अब यहां जाकर दिक्कत आ रही है, डी और वाई का आपको कोई यूनिक असाइनमेंट नहीं मिल रहा है ना। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप क्या चेंज करें तो जिससे क्या हो, आपका सारा असाइनमेंट चेंज हो जाए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से आता है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए देखो, मैं पूरा वाइप अप करता हूं, आई डू इट अगेन शॉर्ट में। अब मैं इस बार आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, ठीक है। सेंड प्लस मोर मनी। अब यहां पर जो हमारे मैंने जो पहले बताया था m की वैल्यू 1 ही होगी, ये चेंज नहीं हो सकती, तो ये फिक्स्ड है। o की वैल्यू आपकी 0 ही होगी, ये फिक्स्ड है ना। कैसे 0 होगी मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब आपने इतना कर लिया है, अब इसके बाद आपको यहां पर चेंज करना है। e की वैल्यू आपने 4 लेकर चली थी, अब सपोज आप मानकर चलिए कि आप e की वैल्यू 5 लेकर चलते हैं, ठीक है। इसको यहां से चेंज कर देते हैं, e की वैल्यू 5 ले लेते हैं। यहां पर आपको कैरी चाहिए था, e की वैल्यू अगर 5 हो गई तो क्या हो जाएगा, 5 1 प्लस 5 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 6। तो अगर ये e हो गया 5, e इक्वल टू 5 और ये प्लस कैरी, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगा, और e क्या हो जाएगा, e तो ऑलरेडी 5 लिया था, तो n क्या हो जाएगा यहां से 6 हो जाएगा, है ना। अब यहां पर e क्या है, अपडेट कर दो सारी जगह पर 5 5, है ना। तो ये सारा आपका अपडेट हो गया। अब इसके बाद n और r चाहिए, n और r की वैल्यू चाहिए। अब यहां पर आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है। कैरी अगर आपको फॉरवर्ड करना है तो n और r का एडिशन 15 ही बनना चाहिए। इस चीज को देखो, n और r का एडिशन 15 ही बनना चाहिए, है ना। अब यहां पर आपने n की वैल्यू क्या ले ली है 6, n की वैल्यू है 6 और यहां पर 5, तो यहां क्या होना चाहिए, अगर आपने r की वैल्यू क्या ले ली, r की वैल्यू अगर आपने 9 ले ली, तो ये वाला जो असाइनमेंट है, ये वाला असाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो r की वैल्यू जो है ना, r की वैल्यू आपकी क्या होगी 8 होगी, है ना। मैंने आपको यहां पर बताया था ना 911, ये लिखा भी हुआ है 911 811 910, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से r की वैल्यू आपकी यहां पर क्या है 8 हो जाएगी। r की वैल्यू 8 हो गई। अब यहां पर कैरी जनरेट होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 15। कैरी यहां फॉरवर्ड हो जाएगी। इतना असाइनमेंट ठीक हो गया। आपके पास अब कौन कौन सी वैल्यू बच रही है, 2 3 4 7, ये वैल्यूज बच रही हैं आपके पास। अब आपको यहां मेक श्योर करना है डी और ई का एडिशन है इस तरह से हो कि यहां पर कैरी जनरेट हो जाए, मतलब मोर देन 10 हो। तो अगर आपने सपोज डी को क्या लिया 6 लिया, तो 6 प्लस 5 11 होता है। 11 से यहां एम का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। 11 6 प्लस 5, यहां पर तो कैरी हमेशा 0 रहेगा, 6 प्लस 5 तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हमेशा y क्या बनेगा 1 बनेगा, और ये इसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से आपका ये y क्या है 1 तो हो नहीं सकता, तो y पॉसिबल है 2 3 4 7। तो m सॉरी d आप क्या ले सकते हो, आपको मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा। तो यहां d कितना मैक्सिमम ले सकते हो आप 7। अगर आपने d की वैल्यू 7 ली तो ये क्या है 7 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, है ना। 5 7 सॉरी 7 5, d इज इक्वल्स टू 7, e इज इक्वल्स टू 5, तो ये 2 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका एडिशन
y इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा एंड d इज इक्वल्स टू 7। और यही आपका फाइनल असाइनमेंट है वैल्यूज का। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूं और यहां पर सॉल्यूशन लिख देता हूं। तो देखो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है। S जो है वो 9, M1, O0, R8, N6, E5, D7, Y2, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका यूनिक असाइनमेंट है। अब इसको आप इस तरह के फॉर्म में लिख दीजिए जो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 9 1 6 सॉरी 9 5 and 6 है and D is 7। 9 5 6 7 plus more 1 0 8 5। ये हो जाएगा 1 0 6 5 2। ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन, है ना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। और इसमें आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे एक होता है आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे इंटरनेट पे। क्रॉस रोड्स इज इक्वल्स टू डेंजर, इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि एक पर्टिकुलर गिवन असाइनमेंट के लिए, क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने ये जो 10652 वाला जो अभी आपको बताया यही एक असाइनमेंट होगा इसके मल्टीपल असाइनमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। तो ट्राई कीजिए कि आपको कौन सा आंसर मिलता है एंड प्लीज गो फॉर इट। थैंक यू।